हमारे पुराने लोगों की बात नहीं है, हमारी युवा पीढ़ी भी, यंग जनरेशन। वैसे तो सब कूल कूल हैपनिंग, गिव मी 5, गिव मी 10। वो कॉलेज में पंजाबी ड्रेस पहन के जाओ, ओए बेंजी ऐसे करके बोलते हो। और प्यार करो तो ये आशा करते हैं कि हम उनके साथ। मुझे भी एक लड़के से प्यार हो गया। वो गुजराती था, जिग्नेश। जब भी मैं उससे शादी की बात करती, वो टॉपिक ही बदल देता था। एक दिन मैंने चिढ़ के कह दिया, ये नहीं जिग्नेश, अगर तू कोई शादी का कमिटमेंट नहीं लेगा ना तो टाटा बाय बाय। एकदम से बोला, ए वर्षा, ये भी तुमसे बात करने ही वाला था। वो क्या है कि अब मेरा अब मैं अपने फैमिली का ओनली सन, फैमिली बिजनेस भी मेरे को संभालने का है। अब मम्मी पापा ने कहा कि कम्युनिटी के बाहर शादी करने का नहीं, तो मैं अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट तो नहीं जा सकता। अरे बुलशिट, कम्युनिटी के बाहर के लड़कियों को घुमा सकते हो, उनके साथ सोना चाहते हो, तब मम्मी पापा से पूछा था। अरे किस चीज में मॉडर्न होते हैं लोग, ना विचारों में, ना मान्यताओं में, ना जो जिंदगी की बुनियादी चीजें उनमें, सिर्फ शराब में, सिगरेट में और फ्री सेक्स में। 1-2 महीने तक मैं बहुत रोई, फिर लक्ष्मी ताई ने 1-2 लगा के दिया ना, ठीक हो गया। अचानक से बाबा की तबीयत एकदम खराब रहने लगी। डॉक्टर को दिखाया, बोले पेट में ट्यूमर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक तो हो जाएंगे लेकिन 50-60 हजार का खर्चा, ऊपर से 7-8 महीने तक दवा पड़े। बस ये सुन के हमारे सारे दूर दूर के रिश्तेदार आने लगे। तीन लड़के इनकी कौन देखेगा, लड़का भी तो नहीं है ना। हाय बेचारे, लड़का होता तो क्या पेट फाड़ के अपने हाथ से ट्यूमर को निकाल देता। मानती, अगर लड़का होता तो दौड़ भाग कर लेता, तो क्या हम दौड़ भाग नहीं कर सकते? क्या आप लोग विश्वास करें तभी तो कुछ हो सकता है ना। लक्ष्मी ताई ने बाबा से कह दिया, बाबा मैं और वर्षा सब देखेंगे। तो लक्ष्मी ताई दुकान पे जाने लगी, मैं बाबा और आई के साथ अस्पताल के चक्कर काटने लगी। बाबा अस्पताल में एडमिट हो गए। तब वो सारे रिश्तेदार, हाय बेचारे, कोई नहीं आया हेल्प करने के लिए। आइए बाबा, संभाल के। बाबा अस्पताल से घर आ गए और मैं लक्ष्मी ताई के साथ रेगुलर दुकान पे ज्वाइन हो गई। हमारी दुकान के एकदम ऑपोजिट एक अमरूद जूस सेंटर है, अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट है। मैं और लक्ष्मी ताई वहां से कॉकटेल जूस मंगाते थे 1/2। मुझे पसंद था ना, इसीलिए। एक दिन क्या हुआ कि लक्ष्मी ताई मेरे साथ दुकान में नहीं आई, तो दोपहर में एक वेटर ठंडा कॉकटेल जूस लेकर आ रहा है। अरे भाई, हमने तो कोई जूस वूस नहीं मंगाया। तो वो वेटर घोड़े की तरह हंसकर चला गया। हमारी दुकान में एक बूढ़े नारायण काका, उन्होंने जूस का ग्लास उठाया और बाहर वाले मोगरे के झाड़ को पिला गया। अरे देखता हूँ कौन जूस बेचता है। अचानक से फोन बजा। हेलो, बड़े माधुरी दीक्षित, जूस क्यों फेंक दिया साई? कॉकटेल जूस नहीं तो ऑरेंज जूस खपे। पलट की दुकान की तरफ देखा तो वो, अरे दो दुकान के बेटे का मालिक वही जिसके नाम पर दुकान का नाम है अमरूद। फोन पर बात करते हुए इसी टेढ़ी स्माइल मिला। इतना नाटा था, खींचतान के नामों 4 फुट का निकला।
मर्सिडीज। कॉन्फिडेंट बनेगा। हाँ वैसे तो आजकल सभी लड़कों की यही गलतफहमी होती है कि कोई लड़की को इनकार तो कर ही नहीं सकती। तो जी जमा की एक सटक है। सोचा जाने दे, रोज का आना जाने क्या फायदा। फिर वो पहले नकवीदा ने कहा वर्षों 2-3 दिन तक तो दुकान आना छोड़ दे। ये क्या माने ताई, उस 1.5 फुटिया की वजह से मैं अपनी दुकान पे आना छोड़ दूं। हमने डिसाइड किया कि अब उनके फादर मिस्टर मांडवानी से जाके बात करेंगे। वहां पहुंचे तो वो तो बदतमीजी में सचमुच अपने बेटे के बाप निकले। हमें देख के बोले काय को झूठ बोलता है सही, आपका मर के जानता है मेरा छोकरा सोना है सोना प्योर गोल्ड। चला धरने की खोटी मत करो चलो। हम डांट खा के वापस आ गए। क्या इसीलिए कि हम लोग लड़कियां हैं, वीकर सेक्स, कोई भी हमारे साथ बदतमीजी कर सकता है। ये देखते छोटी सी बात बड़ी प्रॉब्लम हो गई। रोज गंदे गंदे फोन कॉल्स, ब्लैंक कॉल्स। और एक दिन तो हम लोग ने कहा कि अगर मैं उसके साथ नहीं गई तो मेरे मुंह पे एसिड डाल देगा। हम लोग बहुत डर गए और पुलिस में कंप्लेंट करने की सोची। पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहां की तो पूछो ही मत, हमारी बात ही नहीं सुनी, कंप्लेंट का खाक लिखते। मैंने गुस्सा होके कह दिया देखिए अगर आप हमारी कंप्लेंट नहीं लिखाएंगे ना तो बहुत सारे विमेंस ऑर्गेनाइजेशन है, हम वहां जाके कंप्लेंट करेंगे। राम मैडम राम, सारे नारी संगठन में कंप्लेंट करो। बेस्ट बगा मैडम, बेस्ट बगा। हम निराश होकर दुकान पहुंचे। फिर फोन बजा। हेलो, ए जगदम्बा, तू पुलिस तक पहुंच गई? क्या बोला था तेरे को? तेरे मुंह पे एसिड डालेगा, आज ही डालेगा, रेडी है ना? चलो चलो। हम लोग बहुत डर गए। काफी दिन तक दुकान गए ही नहीं। यहाँ तक सोच लिया कि वो दुकान बेचकर कहीं और शिफ्ट कर लेंगे। 15-20 दिन बाद कुछ कागजात लेने दुकान वापस पहुंचे। ना तो वो अमरूद दिखाई दिया और ना ही उसकी खटारा। नारायण काका क्या हुआ? नारायण काका ने बताया कि हमारे जाने के बाद यहाँ एक बड़ा बवंडर हुआ। वो अमरूद यही सब्जी मार्केट में एक बिहारी सब्जी वाली को भी छेड़ता था। पता नहीं उसने क्या कह दिया। सब्जी वाली ने अपने तोले वाला बाट उठाया और खींचकर अमरूद के मुंह पे मारा। फिर क्या था, सारी सब्जी वालियां मछली वाला इकट्ठा हो गए। किसी ने डंडा उठाया, किसी ने कोयता और पूरे मार्केट में दौड़ा दौड़ा कर अमरूद को मारा। फिर क्या था, ना तो वो अमरूद मार्केट में आया और ना ही जूस सेंटर में। मिडिल क्लास औरतों से तो बेहतर ही है अनपढ़ गवार औरतें। खाने वाली कोई इज्जत और ना मवालियों का डर। इनमें से किसी के साथ अगर वो हुआ होता तो मेरी शोभा काकू के साथ हुआ था, क्या वो सहती? नहीं, कभी नहीं, नेवर। वो भी अपना घर फिर से बसा लेती और अपने पति को सबके सामने कोसती। क्यों? क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? मैं कहाँ रो रही हूँ? अरे वाह, अभी तो रो रो कर सारा मोहल्ला इकट्ठा
यहाँ रो रही हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं तो आपको जानती भी नहीं। जानती हो बेटा, जानोगी कैसे नहीं? हाँ, पहचानती नहीं हो ये हो सकता है। हम सबका रिश्ता है आपस में, मगर अभी तुम ये बात नहीं समझोगी। छोटी हो ना। छोटी वाली एक लेसन सिखा के गई, ये कौन? हम सबका रिश्ता है आपस में। अच्छा बेटी, आंटी मैं बोल अपना नाम तो बताती जाओ। नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। अरे वैसे रोने के मामले में हम औरतों से ज्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं। लड़कों से तो बचपन से ही यही कहा जाता है, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? जैसे रोना हम औरतों की ही सबसे बड़ी पहचान हो। मैं सुल्ताना इसी की उम्र की थी, नहीं इससे भी छोटी, 12-13 साल की थी जब अम्मा बाबा ने मेरा निकाह कर दिया। अकील नाम था मेरे शौहर का। उम्र में मुझसे 10 साल बड़े थे। रुखसती होके जब मैं उनके घर पहुंची तो कुछ रातें तो मेरी सास ने मुझे अपने पास ही सुलाया। एक दिन दोपहर का वक्त था, मैं बरामदे में बैठी चटनी पीस रही थी। अचानक मेरे शौहर अकील घर आ गए और मुझे पीछे से उठाकर कोठी के अंदर ले गए। कोठी में फिर ले जाकर जो मेरी हालत की, मैंने बहुत चीखें मारी, बहुत चिल्लाए, अम्मी बचा ले, थोड़ी देर बाद मेरी सास आई। पहले तो मेरी हालत देखकर कुछ डरी, फिर एकदम बोली, अरे चल चल, बस बहुत नखरा हो गया, अब उठ जा। अरे आज नहीं तो 4-6 महीने में तो करना ही था, ऐसी कौन सी कयामत आ गई। होते तक मुझे एक लड़की हो गई, उसका नाम सबीहा रखा। फिर सवा साल पे 2 लड़कियां और हुई, नगीना और सकीना। दूसरी लड़की होने के बाद से ही मुझे घर में खूब झाड़े पड़ती, मार पड़ती कि लड़का नहीं हो रहा है। मेरी सास मुझसे कहती, अरे मुझे देख, मैंने 4 लड़के पैदा किए, तो एक तो घर का चिराग पैदा कर। मेरी सास और मेरे शौहर को मुझसे एक शिकायत और थी, मैं गोरी नहीं थी ना। अकील, अरे उनका रंग तो मुझसे भी, मगर यही है ना इन लोगों का, खुद चाहे जैसे भी हो, रंग काला, नाक टेढ़ी, दांत निकले हुए, पर बीवियां इन्हें चाहिए हमेशा खून पर जान का टुकड़ा। जब मैं चौथी बार पेट से थी, तभी से घर वालों ने कहना शुरू कर दिया था, अगर इस बार भी लड़की पैदा हुई तो अकील का निकाह फिर से कर देंगे। और मेरी बदनसीबी देखो, मुझे चौथी बार फिर लड़की हुई। मैं एकदम डर गई थी, दूसरे दिन ही उठ गई और घर का काम शुरू कर दिया। अचानक मेरी सास आई, मेरी लड़कियों को खींचती नोचती और कहा, मैं उठा मैंने लड़कियों का कूड़े का ढेर और दफा यहाँ से। अम्मी ऐसा मत कहो, रेप करो अम्मी, ऐसा मत कहो, कहाँ जाओगी अम्मी, जान छोटी बच्ची है अम्मी, ऐसा मत कहो। तो मुझे एक लात मारी और कहा, कहीं भी जा, आते जुम्मे हम अकील का निकाह कर रहे। नहीं अम्मी, अकील मेरे शौहर है अम्मी, ऐसा मत कहो। ये अचानक मेरे शौहर पीछे से आए और कहा, कहे का शौहर, मैंने तुझे तलाक दिया, चल निकल घर से। और फिर मुझे
असल में तो यही लगता होगा ना
सगी बहन है, उसकी बच्चियां भी अब बड़ी हो रही हैं। उनकी शादी कौन करवाएगा? सुल्ताना का निकाह करवा दो तो ये बलाएं भी सर से टल जाएंगी। ऐसा कैसे होता है? वो भाई भाभी जिन्होंने कभी मेरी परवाह नहीं की, जिनके घर के आगे मैं फुटपाथ पर रहती थी, आज अचानक मेरे हमदर्द बने और मुझसे एक ऐसा फैसला करवा दिया जो कि मैं हरगिज नहीं चाहती थी। शादी होके जब मैं हकीम साहब के यहाँ पहुंची तो वो बोले, सुल्ताना अब तुम्हें बुर्का पहनना पड़ेगा। मैंने कहा बुर्का? पर सारा मोहल्ला तो मुझे 1000 बार देख चुका है, कितने घरों में तो मैंने यही झाड़ू पोछा किया है। तो बोले, क्या होगा, अब तुम हमारी बेगम हो। मुझे हंसी आ गई। बेगम? मैंने जहर का घूंट पीकर बुर्का पहन लिया। शादी होते ही हकीम साहब ने सारा दवाखाने का बोझ मुझ पर और मेरी बच्चियों पर डाल दिया था। दिन रात बच्चियां दवाइयां घूमती पीसती रहती, हाथों में छाले पड़ जाते, पर एक गलती हुई नहीं कि हकीम साहब तैयार रहते थे मारने फटकारने के लिए। मुफ्त के 3 मजदूर जो मिल गए थे उन्हें। फिर एक दिन कहने लगे, शबीहा भी अब बड़ी हो गई है, उसे भी बुर्का पहनाओ और ये म्युनिसिपैलिटी स्कूल से निकाल कर लड़कियों के मदरसे में डालो। मैंने पूछा क्यों? तो बोले, मुझे हुज्जत पसंद नहीं है। एक बार कह दिया सो कह दिया। हमारे घर की शरीफ औरतें मर्दों से क्यों और कैसे नहीं पूछती। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। इज्जत, ये सारी इज्जत तो इन्हीं की होती है, हमारी तो कोई इज्जत नहीं। हमें अपनी पूरी जिंदगी ऐसे बितानी पड़ती है कि इनकी इज्जत बनी रहे। मैंने अकेले में सबीहा को ये बात बताई, वो बहुत रोई, कहने लगी, अम्मी अम्मी चलो ना अम्मी, हम सड़क पर फुटपाथ पर ही रह लेंगे। मेरे पढ़ाई मत छुड़वाओ अम्मी, अम्मी मेरे पढ़ाई मत छुड़वाओ। मैंने उसे बहुत समझाया, वो रोती रही 2-3 दिन तक तो उसने खाना भी नहीं खाया। इससे पहले भी मैंने जिंदगी बड़ी मुसीबतें काट कर गुजारी, पर ये जिंदगी सबसे बुरी थी। जैसे 2 धारी तलवार, जितना भी संभाल कर चलो कटना तो पड़ेगा ही। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि सबीहा कुछ चुप चुप और डरी डरी सी रहने लगी है। मैंने उससे कई बार पूछने की कोशिश भी की, क्या बात है बेटा, बता दे। तो हर समय कुछ नहीं अम्मी, कुछ भी तो नहीं, क्या कर बात टाल जाती। एक दिन मैं सकीना को लेकर उसकी स्कूल की फीस भरने जाती थी। आधे रास्ते याद आया कि स्कूल की फीस की पर्ची तो घर पर ही भूल आई। उल्टे पांव घर लौटी। घर पहुंची तो पूरा घर खाली। सोच ही रही थी कि सबीहा और हकीम साहब कहाँ गए होंगे, अभी तो यही थे कि अचानक बाथरूम से लोटा गिरने की आवाज आई। मैं तेजी से बाथरूम की तरफ बढ़ी, दरवाजा खोला तो क्या देखती हो कि सबीहा फर्श पर पड़ी हुई है और वो हकीम साले मेरी बच्ची पर। मैं गुस्से से पागल हो गई। मैंने कोने में रखा हुआ कपड़ा धोने का धोखा उठाया और अपनी पूरी ताकत के साथ उस हकीम के सर पर पीछे से
और मुझे हवालात ले गई। जेल जाने से पहले मैंने सबीहा से कहा, देख बेटा, डरना मत, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तुम यहीं रहना, ये हमारा ही घर है। अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करना, एकदम कड़क होकर जीना, ना किसी से ज्यादा हंसना बोलना और ना ही किसी पर यकीन करना। अपनी छोटी बहन सकीना का भी ख्याल रखना बेटा। उसने मेरी एक एक बात सुनी। तुम बड़ी हो गई, इस तरह खामोशी से अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाकर अपना फर्ज निभाना, ये तो सिर्फ अपनी बेटियां ही कर सकती हैं। फिर भी हम अपनी बेटियों की कद्र नहीं करते।